स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से निर्दलीय विधायकों को लेकर यहां बात करेंगे, क्योंकि 3 के करीब ये निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर जाकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था, लेकिन इनका इस्तीफा ही अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ इनके मामले में होने वाला है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से ये संकेत दे दिए गए हैं कि इस्तीफा स्वीकार करने पर फिलहाल उनकी ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसे संकेत उन्होंने क्यों दिए, और अगर अभी जल्दी इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो फिर निर्दलीय विधायकों का क्या होगा, क्योंकि ये तो अब उपचुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो तो तब संभव हो पाएगा जब पहले इनका रेजिग्नेशन दिया जाएगा और उसके बाद ही फिर ये भाजपा प्रत्याशी भी बन पाएंगे, जैसा कि दावा भी आज निर्दलीय विधायकों की ओर से किया गया है कि भाजपा से ये उपचुनाव लड़ने वाले हैं। तो पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर हम आपके लिए इससे संबंधित लेकर आए हैं। दूसरी बात, भुट्टो को कुट्टो पर भी करना चाहेंगे, क्योंकि ये भुट्टो को कुट्टो का नारा यहां पर दिया गया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, और चुनाव आयोग इस पर सख्त हो गया है। भाजपा की ओर से शिकायत की गई थी और चुनाव आयोग ने भी देखिए यहां पर एक्शन ले लिया है। तो अब ये किस तरह का एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शिकायत हुई है, इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बारीकी से जानकारी देंगे। कुछ एक भर्तियों को लेकर भी अपडेट लेकर आए हैं, लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 11 अप्रैल यानी कि अगले कल से मौसम खराब बताया गया है। बारिश बर्फबारी की संभावना है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब हो गया था। जोगिंद्रनगर की बात करें तो यहाँ मेला मैदान में कुछ एक दुकानों की छत उड़ गई अस्थायी तौर पर। हालांकि ये दुकानें बनाई गई थी, लेकिन लोहे की चादर जो इन्होंने अपनी दुकानों पर बिछाई थी वो तेज तूफान आने के बाद उड़ गई। इनके काफी सारे सामान को नुकसान भी पहुंचा है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो जान बचाकर वहां से भाग गए। कुछ एक सामान समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। भारी बारिश के साथ ये तेज तूफान वहां पर आया था। जिला कांगड़ा में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं और अगले कल से राजधानी शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में भी मौसम काफी ज्यादा खराब रहने वाला है। इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर काफी तेजी से हिमपात होता हो। जैसे कि लाहौल स्पीति किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर फिर बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं, और बारिश भी क्योंकि काफी ज्यादा तेज होने वाली है तो नालों से और खड्ड से दूर रहने की नसीहत भी यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। देखिए, एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यह हरोली उपमंडल के तहत पंजावर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां 55 वर्षीय महिला को जिंदा ही उसके पति ने जला दिया। और ये मामला देखिए किस तरह का है कि पहले महिला को जिंदा जलाया गया, उसके बाद उसके कंकाल को सिंचाई वाले टैंक में इस पुरुष ने फेंक दिया। हालांकि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस इस आरोपी व्यक्ति से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। मृतका की पहचान आशा कुमारी के नाम से बताई जा रही है, और जो मारने वाला पति था अपनी पत्नी को, इस पति का नाम अशोक कुमार है। और ये शक सबसे पहले महिला के बेटे को हुआ। दरअसल बेटा अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। जैसे ही ससुराल से वापस लौटा तो घर आकर ही अपनी मां को ढूंढा, लेकिन जब मां नहीं मिली तो अपने पिता से इसने सवाल किया। पिता ने पूरी तरह से बात को टाल मटोल कर दिया, जिसके बाद बेटे को शक हो गया कि कहीं उसकी मां के साथ कुछ दरिंदगी उसके पिता ने ना दिखाई हो। फिर जाकर जब नजर सिंचाई वाले टैंक पर बेटे की पड़ी तो उसने जाकर चेक किया, वहां पर महिला का कंकाल फेंका गया था। पुलिस को भी बेटे ने ही शिकायत की है। अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जो पुरुष है उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए, ये भी बेटे की ओर से यहाँ पर मांग उठाई गई है। हैरत अंगेज मामला कहना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये कैसी मानसिकता है जहां पति अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाता है और उसके बाद घर के पास ही एक सिंचाई टैंक में उसका कंकाल भी फेंक देता है। तो ये दरिंदगी अब हिमाचल प्रदेश में भी फैल रही है और यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े कदम उठाए जाए, ताकि अगली बार किसी की भी रूह कांपे किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करने से पहले। एक और वाक्य सामने आया था, हालांकि कल रात से लेकर इसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये पंजाब के पूर्व मंत्री हैं जिनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि बेटे के साथ साथ उसके 4 सहयोगी भी हैं और हीरोइन के मामले में इन्हें पकड़ा गया है। दरअसल यहाँ 42 ग्राम हीरोइन
के साथ इन्हें रंगे हाथों शिमला पुलिस ने पकड़ा है। शिमला पुलिस की एसआईटी को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और गुप्त सूचना के आधार पर ओल्ड बस स्टैंड के समीप एक निजी होटल है जहां पर इन्होंने जाकर छापा मारा और ये आरोपी वहां पर बैठे थे। उसके बाद कमरे की तलाश भी ली गई जहां 42 ग्राम हीरोइन पुलिस के हाथ लगी है। अभी इनसे और ज्यादा पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये मालूम हुआ सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ जो पहला आरोपी था उसने अपना नाम प्रकाश सिंह लंगाहा बताया, जो कि पूर्व मंत्री के बेटे हैं। पंजाब में इनके जो पिता हैं वो मंत्री के पद पर रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। और उसके बाद इनके बाकी के सहयोगियों की गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें एक महिला युवती भी बताई जा रही है। और पूछताछ में ये भी देखिए जानकारी सामने आई है कि पिछले कई वर्षों से, काफी समय से, यानी कि ये इस तरह से चिट्टा सप्लाई कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो भी चिट्टा सप्लाई हो रहा है देखिए बाहरी राज्यों से ही आ रहा है। और हैरत अंगेज बात तो तब सामने आई जब कुरियर के माध्यम से तक यहाँ पर चिट्टा पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पिछले कल की ही अपडेट है, लालपानी के समीप एक युवक को पकड़ा गया है रंगे हाथों और उसने खुलासा ये किया कि वेस्ट बंगाल से कुरियर के माध्यम से यहाँ पर चिट्टा भिजवाया जा रहा था और गूगल पे के माध्यम से वो उसका भुगतान कर रहा था। तो अब इस तरह के हथकंडे भी इन आरोपियों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि युवाओं को सावधान रखा जाए। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा की ओर से शिकायत की गई थी 2 दिन पहले, जिसमें उनका कहना था कि कुटलहर में उन्होंने एक नारा दिया है और वो भी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए। यहां देवेंद्र भुट्टो को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी जनसभा में एक बात कह दी थी कि भुट्टो को कुटो। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि वोट से कुटने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये नारा भाजपा को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की और चुनाव आयोग भी अब देखिए हरकत में आया है। जिला निर्वाचन अधिकारी को और साथ ही साथ जो ऊना के डीसी हैं उन्हें यह आदेश चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि विस्तृत रिपोर्ट वो इस बारे में दे कि आखिरकार कब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और क्यों हुआ। अब इस बारे में चुनाव आयोग हरकत में आ गया है, एक तरह से एक्शन लेने पर आ गया है और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी को भी। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शिकायत की गई थी अब उसी पर ये एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे। और भाजपा की ओर से इसमें मांग ये उठाई गई है कि अब आने वाले समय में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसा कदम इस पर चुनाव आयोग की ओर से उठाया जाए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि आचार संहिता का इसे उल्लंघन भी माना जाए। हालांकि चुनाव आयोग इस पर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ये अब 24 घंटे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। और ये जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी ऊना की ओर से रिपोर्ट विस्तृत तौर पर अब चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। किस दिन ये हुआ, किस जनसभा में हुआ, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो ये पूरा वाक्य एक तरह से रिपोर्ट में सबमिट करके देना होगा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी और डीसी ऊना को भी। और फिर इसमें जो नई अपडेट सामने आएगी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करेंगे। आज देखिए एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, निर्दलीय विधायकों पर भी सुनवाई हुई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से नोटिस भेजा गया था 3 निर्दलीय विधायकों को। ये कारण बताओ नोटिस था कि आखिरकार क्या वजह है जो इनकी ओर से विधायक पद से इस्तीफा दिया जा रहा है। और इसके लिए 10 अप्रैल तक का समय भी इन्हें दिया गया था। लेकिन पिछले कल की ही बात है, इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें इनकी ओर से ये अपील की गई थी कि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिए जाए इस्तीफा स्वीकार करने के लिए। आज हियरिंग हुई चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अदालत में। निर्दलीय विधायकों के एडवोकेट ने अपनी दलीलें दी हैं और साथ ही साथ ये आग्रह भी किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश जारी किए जाए। अब अगली सुनवाई इस मामले में 24 अप्रैल को होगी। उस वक्त कितना ज्यादा और इंतजार इन्हें करना पड़ेगा या फिर इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, ये अब 24 अप्रैल को ही यहाँ पर पता लगने वाला है। और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष को एक नोटिस भी इशू किया गया है कोर्ट की ओर से, जिसमें अब उन्हें भी कारण बताना होगा कि इतने दिनों में इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हुआ। हालांकि देखिए ऐसे ही मामले जब बाकी राज्यों में सामने आए हैं तो वहां इस्तीफा देने से ठीक 2 या 3 दिन बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहां तो काफी दिन हो गए हैं, ऐसे में अभी तक इनका जो इस्तीफा था विधायक पद से वो स्वीकार क्यों नहीं हो पाया है, अब ये कारण यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को भी बताना होगा। और आज ही हमने जब विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से भी बात की तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल उन्हें नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की ओर से और वो उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।
लेकिन एक बात इन्होंने ये भी कही कि उनके संवैधानिक अधिकार को चैलेंज किया गया है। खैर वो जवाब देंगे, उनसे मांगा भी गया है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ को तो तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी अपनी ओर प्रभावित किया है। कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि बिना वजह इस्तीफा नहीं देता है, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए ही क्यों ना हो। और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये लग रहा हो कि गलत परिस्थितियों में ये इस्तीफा दिया गया है तो उसकी जांच भी करवाई जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष उसके लिए बिल्कुल अधिकृत है। वैसा ही उन्होंने किया भी था, वो बिल्कुल नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकार को अब चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में वो भी हाईकोर्ट के फैसले का ही इंतजार करेंगे। खुले तौर पर आज इन्होंने ये संकेत दे दिया है कि ये 24 से पहले इस्तीफा स्वीकार करने पर कोई फैसला नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अब ये पिटीशन दायर हो गई है तो कोर्ट का निर्णय ये देखेंगे। और साथ ही साथ लिखित तौर पर जो 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से आज जवाब दिया गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ रोज पहले नोटिस जारी किया था इन तीनों इंडिपेंडेंट एमएलएज को कि वो कारण बताओ नोटिस जारी करे कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। तो इन्होंने लिखित में जवाब आज इसका भी दे दिया है। तो इनका जवाब देखते हुए और हाईकोर्ट का निर्णय देखते हुए ही अब ये भी अपना अगला रुख रखने वाले हैं। तो अब ये इंतजार एक तरह से 3 निर्दलीय विधायकों को करना होगा। हालांकि ये जो तीनों इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जिसमें आशीष शर्मा हैं, केएल ठाकुर हैं और होशियार सिंह है, तीनों ही ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो ना हो अब तो 24 से पहले विधानसभा अध्यक्ष कोई ना कोई फैसला इनके इस्तीफे को लेकर सुना देंगे। ऐसा ही कुछ आज होशियार सिंह की ओर से कहा भी गया। उनका ये कहना था कि मिजोरम में भी इसी तरह का मामला पहले सामने आया था और फिर कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को एक दिन में फैसला सुनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस तरह की नौबत आए। ये इस्तीफा दिए हुए उन्हें कई दिन हो गए हैं, ये अब स्वीकार हो जाना चाहिए, इसमें और ज्यादा देरी ना बरती जाए। आशीष शर्मा की ओर से भी देखिए उम्मीद जताई गई है कि अब 24 से पहले विधानसभा अध्यक्ष इस पर अपना फैसला सुना देंगे। हालांकि जो संकेत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिए हैं, अब वो हाई कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करेंगे। 24 अप्रैल तक का एक तरह से वो इंतजार करने वाले हैं। उसके बाद कुछ हो तो अलग चीज है, लेकिन उससे पहले हमें इस्तीफा स्वीकार होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। केएल ठाकुर का ये कहना था कि अपनी स्व इच्छा से ये भाजपा में शामिल हुए हैं और उस वक्त ये किसी भी पार्टी में नहीं थे जब इन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद ये किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये इनका अधिकार है, लेकिन इस पर जानबूझकर कांग्रेस की ओर से लेट लतीफी बरती जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर इसमें काफी ज्यादा देरी कर रहे हैं। हालांकि 2 से 3 दिन के भीतर ही इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अभी देखिए बात क्या है कि जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं, इन्हें इंतजार अब 24 तक का करना होगा। उससे पहले इनका इस्तीफा स्वीकार होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है और 24 अप्रैल को भी कोर्ट पर निगाहें रहेंगी कि किस तरह का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। अभी फिलहाल नोटिस ही जारी किया गया है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को भी रिप्लाई दायर करना होगा कि वजह क्या रह रही है जो इसमें इतनी देरी हो रही है। लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंच गया है तो नाराजगी इसे लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष में देखने के लिए मिल रही है कि उनके संवैधानिक अधिकार को चैलेंज क्यों किया गया। नियमों के अनुसार ही उन्होंने इसमें कार्रवाई की थी। तो अब क्या कुछ होता है ये हम आने वाले समय में देखने वाले हैं, लेकिन 24 से पहले तो इनके मामले में अभी हमें नहीं लग रहा है कि इस्तीफा स्वीकार होगा, जिस तरह की उम्मीद लगाकर तीनों इंडिपेंडेंट एमएलएज बैठे हैं। देखिए बिजली बोर्ड की ओर से भी एक बड़ी राहत 26 लाख के करीब उपभोक्ताओं को दी गई है। अभी ऑनलाइन बिजली के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा था, जिस वजह से लंबी लंबी कतारों में बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को आना पड़ रहा था। लेकिन राहत देते हुए ये फैसला लिया गया है कि डिजिटल मोड पर भी अब भुगतान किया जा सकता है। पहले ये ऑनलाइन बिलों को लेना इसलिए बंद किया गया था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेटीएम पर ये बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसमें छूट दे दी गई है। तो अब इसीलिए इस फैसले को देखते हुए गूगल पे से, पेटीएम से और अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भी भुगतान किया जा सकता है बिजली के बिलों का, यानी कि जो भी बिल की दरें रहेंगी उसका भुगतान ऑनलाइन मोड पर हो सकता है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन था और इनके समीरपुर आवास में काफी लोग बधाई देने के लिए पहुंचे भी थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से भी कन्या पूजन किया गया और साथ ही साथ बड़ी बात यह है राजेंद्र राणा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं
उनकी ओर से भी इन्हें बधाई दी गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर उन्होंने बड़ा तंज भी कसा है, जिसमें उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अपना मानसिक तनाव खो चुके हैं, क्योंकि जानते हैं सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली है, इसीलिए किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप उन नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने राज्यसभा सांसद के चुनाव के वक्त क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को महज गुमराह करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए कोर्ट के माध्यम से मानहानि का नोटिस भी उन्हें जारी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके शब्दों पर संयम नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं या तो प्रूफ करके बताए या फिर बेवजह इस तरह का आरोप बाकी नेताओं पर नहीं लगना चाहिए, विशेष तौर से वो नेता जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सैकड़ों हजारों में जिनके समर्थक हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग की ओर से भी स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। तकरीबन 8 भर्तियों का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। जो शेड्यूल है आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 9/5/2024 को स्क्रीन टेस्टिंग रखी गई है। स्क्रीन टेस्ट इनका होने वाला है। लेक्चरर्स को लेकर भी यहाँ पर शेड्यूल सामने आ गया है। देखिए, ये 12 मई 2024 से यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने वाला है। इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज है। ये 12 और 13 2 तारीख इसके लिए यहाँ पर रखी गई है। रिसर्च ऑफिसर्स के लिए 15 तारीख है और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 16 मई है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए 18 मई है। लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए 19 मई है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 20 मई 2024 की तारीख रखी गई है। हालांकि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि लेक्चरर्स वाली कैटेगरीज को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं, तो लेक्चरर्स में रोग निदान, लेक्चरर समीथा सिद्धांता और लेक्चरर राजशास्त्र, इसमें 13 मई 2024 तारीख मेंशन की गई है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट इनका लिया जाएगा। और लेक्चरर स्कूल न्यू कमर्स का 12 मई 2024 को यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट लोक सेवा आयोग की ओर से लिया जाएगा। अब 2 से 3 बड़ी अपडेट्स और भी देना चाहेंगे। देखिए, कोई भी कामकाज अगर सरकारी कार्यालय से जुड़ा है तो वो अगले 1 हफ्ते में नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि अगले कल से 1 हफ्ते की छुट्टियां शुरू हो रही है। हालांकि 12 अप्रैल और 16 अप्रैल को वर्किंग डे है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 1 हफ्ते का ही यहाँ पर अवकाश ले लिया है, क्योंकि बाकी के जो 4 से 5 दिन थे उसमें सरकारी अवकाश आ रहे थे, जिस वजह से कामकाज प्रभावित होने वाला है। और अब 1 हफ्ते बाद ही हम ये उम्मीद जता सकते हैं, यानी कि 17 अप्रैल के बाद हम ये उम्मीद जता सकते हैं कि जो कामकाज है वो सामान्य हो पाएगा सरकारी कार्यालयों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा एक दफा फिर से बदल सकता है। जो शेड्यूल पहले सामने आया था उसमें बदलाव होना संभव है। कारण ये है कि जो उनका द रिट्रीट सरकारी आवास है उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिस वजह से शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। पहले ये माना जा रहा था कि राजभवन शिमला में भी वो रुक सकती हैं, लेकिन इसे लेकर कोई भी कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। दूसरी ओर अगर 15 अप्रैल की हम बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी हो गए हैं कार्यक्रम की तैयारियां करने के लिए। इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे नहीं, क्योंकि वजह इसकी कोड ऑफ कंडक्ट है। इस वजह से राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान में ही होगा और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। एक और देखिए बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, पॉलिटिकली ही ये अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। भाजपा के जो सह प्रभारी हैं हिमाचल में संजय टंडन, इस बार चंडीगढ़ से इन्हें भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की पत्नी जो किरण खेर है, उनका टिकट देखिए भाजपा ने काट दिया है। हालांकि यहाँ की अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं और फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है। केवल वरिष्ठ नेताओं की ओर से नाम ही बताए जा रहे हैं कि जैसे विक्रमादित्य सिंह का यहाँ नाम सामने आ रहा है, या फिर अन्य प्रत्याशियों को लेकर भी विनोद सुल्तानपुरी की बात करें तो उन्हें लेकर भी यहाँ बार बार नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब फाइनल लिस्ट सामने आएगी उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि प्रत्याशी कौन कौन है कांग्रेस की ओर से। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।